हेलो, वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एस टी एली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि इस वीडियो में हम ग्राहम्स लॉ के डिफ्यूजन लॉ को पढ़ेंगे। वैसे ग्राहम्स लॉ के इस डिफ्यूजन को इफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है, इनका क्या नियम था डिफ्यूजन और इफ्यूजन के ऊपर, हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये करीब नियर अबाउट जो इनका काम था वो 1848 के करीब में था। 1848 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। इनका नाम था थॉमस ग्राहम। तो 1848 में थॉमस ग्राहम ने गैसों के डिफ्यूजन के लिए लॉ दिया और उसी लॉ को आज हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो चलिए अब समझाता हूँ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है और ये डिफ्यूजन गैसों के कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। वैसे आप तो इतना तो आप सभी जानते होंगे, यदि आप लैब में गए होंगे, यदि अमोनिया की बोतल को अगर लैब के एक कोने पर खोला जाए तो वह इधर तक माकेगा, मतलब दूसरे कोने तक माकेगा। तो अमोनिया खोला दूसरे कोने के लैब में और उसका जो महक है, उसका जो ऑर्डर है, सुगंध है, वह लैब के दूसरे कोने तक आ रही है। मतलब ऐसा कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो महकती है, सुगंधित होती है, उसे हम अपने से दूर भी रखते हैं तो उसका सुगंध हमारे तक आता है। तो यही गैसों के इसी गुण को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हो किसी एक गैस का दूसरे गैस में मिल जाना, ठीक है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मान लो दो गैस आपस में पूर्ण रूप से मिल जा रहे हैं, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे दो तीन हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास जार है और इस जार के अंदर ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल करके रखा हुआ है। जार है हमारे पास, ऊपर हमने किस गैस को फिल करके रखा है, हाइड्रोजन गैस को। नीचे हमने ब्रोमीन वेपर को रखा है, ब्रोमीन वेपर, जिसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। अब क्या हो, जब इस डिस्क को आप हटा दो, जो ये डिस्क था मतलब एक पार्टीशन था जो हाइड्रोजन गैस को और ब्रोमीन गैस को दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ था। जैसे ही आप ये पार्टीशन हटा दोगे तो पार्टीशन हटने के बाद जो ब्रोमीन वेपर है हाइड्रोजन गैस के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा, मतलब मिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे यह जो जार यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, यह मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है। हाइड्रोजन पहले अलग था, ब्रोमीन अलग था, जैसे डिस्क हटाया दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कहने का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेज इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा कि डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेज irrespective of their density relationship and without द एनी एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब कोई भी दो गैस बिना किसी रीजन से, आप उन्हें कोई रीजन नहीं दे रहे हो, ना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, बिना किसी रीजन के जब दो गैस एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं और उसके ऊपर उनकी डेंसिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसे ही हम बोलते हैं क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज एंड द गैसेज डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दो अलग अलग बॉटल में है, दोनों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही में कंबाइन हो गए तो इंटरमिक्स हो गए, तो इसे क्या बोलोगे, डिफ्यूजन बोलोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक। और इसका एक लोग हम एक एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग समझेंगे कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक यू शेप्ड का एक ट्यूब है। इस यू शेप्ड के ट्यूब में यहाँ पर कलर्ड वाटर नीचे फिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जेट है और इसको, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम बल्ब बोलेंगे। मतलब थोड़ा सा फूला हुआ है, बस देखने के लिए वाटर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये परमिएबल है, पारदर्शी है, ठीक। और यहाँ से ऊपर की तरफ ये ट्यूब खाली है और यहाँ पे देखो एक पार्टीशन लगाया गया है। पार्टीशन एक पोरस पार्ट है। पोरस पार्ट का मतलब, वैसे हिंदी में पोरस का मतलब होता है झरझरा बर्तन, पोरस पार्ट का हिंदी होता है। झरझरा बर्तन का मतलब ऐसा कोई बर्तन हो जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हों, बहुत छोटे छोटे, बहुत महीन महीन बारीक बारीक होल्स हों। तो वही छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स हैं यहाँ पे और इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब अगर कहीं भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर किसी के ऊपर रखोगे तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो एयर होगा ना, तो वही एयर है। और उसके ऊपर से हमने एक बड़ा सा जार रख दिया, ठीक,
जार से शीशे का जार ऊपर से ऐसे रख दिया। अब इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की सप्लाई जब इसके अंदर जाएगी तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जब इंटर करेगा, एक चीज़ समझना, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इंटर कर रहा है। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इंटर करेगा तो अभी अभी हमने एक चीज़ सीखा है कि गैस एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, मतलब गैस जो है वह दूसरे गैस से जाकर के मिक्स होता है। अब जो मिक्स होने की प्रॉपर्टी है वह उसके डेंसिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, कोई भी डेंसिटी वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इस चीज़ पर जरूर निर्भर करती है कि वह कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए पोरस पार्ट यहाँ पे है तो पोरस पार्ट जो है अंदर के एयर को बाहर आने से रजिस्ट करेगा, कि मतलब अंदर का एयर बाहर न जाने पाए, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होंगे एयर के कंपैरिजन में। तो जो हाइड्रोजन गैस है वह आसानी से इस पोरस पार्ट के अंदर आ जाएगा। बात समझिएगा, एयर इसके बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि पोरस जो पार्ट है उसके अंदर बहुत ही बारीक बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और उस होल से एयर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर के वो बड़े बड़े होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होने की वजह से पोरस पार्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन बाहर जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वह इस पॉट के अंदर आ जाती है। अब एक बात बताओ आप, ऑलरेडी एयर इसके अंदर था और बाहर से इसके अंदर और हाइड्रोजन गैस आ गया, गैस इसके अंदर ऑलरेडी था, बाहर से और गैस आ गया, तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब बताओ जब प्रेशर इंक्रीज होगा इस ट्यूब के अंदर तो ये जो वाटर है इस जेट से क्या करने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। बात समझिएगा, वाटर जो है यहाँ पे इस जेट से क्या करने लगेगा, बाहर ऐसे निकलने लगेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पोरस पार्ट है वो बाहर के एयर को अंदर के एयर को बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो अब एक ही कंडीशन हो सकता है कि बाहर का एयर उस पोरस पार्ट के अंदर यहाँ पे आ जा रहा है, तभी तो यह जेट यहाँ से निकल पा रहा है वाटर का। अगर इसके अंदर का प्रेशर ना इंक्रीज हो तो यहाँ से वाटर जेट है वह बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस आसानी से पोरस पार्ट के अंदर आ जा रहा है लेकिन एयर वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ से हमने अभी भी सीखा कि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनका डिफ्यूजन फास्ट होता है। डिफ्यूजन कैसा होता है, फास्ट होता है, बहुत तेज तेज होता है। किसका, तो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। एयर का जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है, एयर का डिफ्यूजन कैसा होता है, स्लो, बहुत धीमे धीमे होता है, तभी तो यह पोरस पार्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। चलिए अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई को बंद करते हैं। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई को बंद कर देंगे तो देखिए ये जेट जो बाहर निकल रहा था वाटर, ये भी रुक जाएगा, मान लो ये भी रुक गया। तो रुकने के बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके अंदर जो वाटर था, वाटर का लेवल पहले इतना था, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के सप्लाई को रोका तो रुकने के बाद वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर गया, वाटर का लेवल इंक्रीज कर गया। वाटर का लेवल इंक्रीज करने का रीजन क्या है, थोड़ा बात समझिएगा। पहले इसके अंदर एयर था, ठीक है, एयर जो था उसका प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल बड़े बड़े थे तो प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा था इसलिए यह इसको नीचे की तरफ कंप्रेस किया था, तो यहाँ तक ही सिर्फ वाटर फिल हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं तो एयर की वजह से कुछ एयर यहाँ से बाहर निकल जाता है और इसके अंदर अब कौन आ गया ज़्यादा अमाउंट में, हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस है वो थोड़ा सा हल्का होता है एयर से, इसलिए इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है अब वो हल्का लग रहा है, इसीलिए प्रेशर हल्का होने की वजह से यह जो वाटर है थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो हमने अभी भी देखा कि डिफ्यूजन किसी भी गैस की वह प्रॉपर्टी है जिसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं वह स्केप करते हैं। ये स्केप करने का मतलब आप कह सकते हो वह किसी दूसरे के साथ जाके इंटरमिक्स होते हैं। वैसे स्केप का मतलब होता है किसी को छोड़ के हटना। जैसे मान लो कि आप इसे कंटेनर के अंदर रखे थे, यहाँ पे था हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे था ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन गैस अपने इस जगह को छोड़ के स्केप करके इसके अंदर आ गया या स्केप करके इसके अंदर चला गया, दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गए। तो आप ये कह सकते हो गैसों का किसी दूसरे गैस के साथ इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई एक गैस, ठीक है ना, कोई एक गैस यदि हल्का है और कोई एक गैस यदि उसका वेट ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो हल्के गैस का डिफ्यूजन फास्ट होगा और जो मेरे पास जो भारी गैस है उसका डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो आपके पास दो गुब्बारे हो, ठीक है, मेरी बात समझना, आपके पास यहाँ पे दो गुब्बारे हो, दो बैलून हो, एक बैलून ये हो और एक बैलून ये हो, दो बैलून है आपके पास,
ठीक। अब आप बताओ, अगर इस बैलून के अंदर आप हाइड्रोजन गैस फिल कर दो और इस बैलून के अंदर ऑक्सीजन गैस फिल कर दो, मेरी बात समझना, और दोनों के सेम, दोनों के वॉल्यूम, दोनों जो बैलून हैं उनके वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है। अगर इन दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं और इन दोनों को नीचे से आप ऐसे पकड़े हुए हो और छोड़ते हो, तो सबसे पहले हवा किस में से निकलेगी? हाइड्रोजन वाले में से, इसमें से निकलेगी, क्योंकि ये हल्का है और बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये वाला थोड़ा सा क्या है, ऑक्सीजन गैस थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए लेट से निकलेगा। यही हमारा क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। मतलब जो हल्के गैस होते हैं वह किसी भी भारी गैस से तुलना में आसानी से निकल जाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, आसानी से उस पॉट को से बाहर निकल जाते हैं, उस बर्तन से बाहर निकल जाते हैं। जो भारी गैस है वो लेट से निकलते हैं। यही ग्राहम्स लॉ का डिफ्यूजन है। अभी इनकी ग्राहम्स लॉ का जो वर्क है जिसे इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको, डिफ्यूजन किसे कहते हैं? बस इतना याद रहे, यदि भारी गैस है तो आसानी से नहीं निकलेगा, अगर हल्का गैस है तो आसानी से निकलेगा। बस इतनी बात अपने माइंड में आप रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ग्राहम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ग्राहम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो ये कहता है कि अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their densities और molecular masses। मतलब अगर आपके पास गैस है तो किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वह उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डेंसिटी के और मासेस के। कहने का मतलब इसे आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट कैन बी मैथमेटिकली रिटेन एज या फिर एक्सप्रेस्ड एज। देखो, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, मैं मिल गया। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये हमको बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वह यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन है, आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और जो डी है डेंसिटी ऑफ द गैस है। डी जो है डेंसिटी ऑफ द गैस है। ठीक है, देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक, अभी देखिए हमने देखा आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जहाँ आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डी है डेंसिटी ऑफ द गैस। तो मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, कोई पहला गैस है, तो आप लिख दे रहा हूँ फॉर अ गैस। मान लीजिए हमारे पास कोई एक गैस है, तो मान लेते हैं उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा R1 होगा। तो फॉर अ गैस R1, मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, तो R1 इक्वल हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/D1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अनदर गैस है, फॉर अनदर गैस, तो किसी अनदर गैस के लिए मान लेते हैं क्या हो जाएगा, R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/D2। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पहले गैस के लिए R1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/D1, R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/1/D2। ठीक, तो अगर हमें R1/R2 निकालना हो, सो R1/R2 इक्वल अंडर रूट, अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो मिल जाएगा। देखो, यह 1/D1 1/D2, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो D2 ऊपर चला जाएगा, तो D2/D1, ये हो जाएगा D2/D1, ये हमको मिल जाएगा। R1/R2 इक्वल अंडर रूट D2/D1। इसको हम लोग ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं और कर दे रहा हूँ, और हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल अंडर रूट। अच्छा, एक बात बताओ आप, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो कोई चेंज होगा? नहीं, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। ये क्यों किया अभी मैं बता रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट M2/M1। अब देखो एक चीज़, देखो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, मालिकुलर वेट इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
ये फार्मूला आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे जो M2 और M1 हैं वह अब मॉलिक्यूलर वेट हैं अलग अलग गैसों के लिए, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, बात वही रहेगा, लेकिन हमें फ़ायदा ये हुआ कि 2 इंटू डेंसिटी हमें क्या मिल गया M2, 2 इंटू D1 क्या मिल गया M1, वेयर M1 एंड M2 इज द मॉलिक्यूलर मासेस और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसेस। क्या मिल गया हमको R1 बाई R2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ कंबाइन करके, सो R1 अपॉन R2 इक्वल अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल अंडर रूट M2 अपॉन M1। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, देख लीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल अंडर रूट D2 बाई D1 इक्वल अंडर रूट M2 बाई M1। ध्यान रहे हम लोग इसका यूज करेंगे आगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो आप, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अगर आपको कोई फार्मूला सवाल, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ग्राहम्स का जो लॉ है वह हमें किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को निकालने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ले लिया, ठीक। तो अब देखते हैं आगे। अभी अभी हमने जो रिलेशनशिप निकाला, इसके आगे भी हम उस रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक और चीज, रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टेकन टाइम, अपॉन टेकन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टेकन टाइम ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर गैस 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पहली गैस है, तो फॉर गैस 1 रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे दिखाएंगे, R1, वॉल्यूम मान लीजिए क्या है V, तो टाइम क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फॉर अ गैस विथ वॉल्यूम V, लिख दे रहा हूँ विथ वॉल्यूम V ml। तो हमारे पास कोई गैस है, उसके V ml का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ये होगा। सो फॉर एन अनदर गैस विथ वॉल्यूम V ml। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एक अनदर गैस है, उसका भी वॉल्यूम कितना है, V ml है, देन हमें मिल जाएगा R2 इक्वल V अपॉन T2, मिल जाएगा क्या, R2 इक्वल V अपॉन T2। मतलब जो दूसरा गैस है वॉल्यूम तो वही है, लेकिन उसके लिए जो टाइम होगा वो अलग हो जाएगा, तो R2 इक्वल V बाई T2। तो अब मान लीजिए इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 3 हुआ था, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 है, 4 एंड 5, ठीक है। R1 अपॉन R2 क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल, अब देखो V अपॉन T1 ऐसे लिख दे रहा हूँ, V अपॉन T1 इक्वल V अपॉन T2, तो V से V कैंसल, ये T2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल T2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा T2 अपॉन T1, ये हमको मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास कितने सारे फार्मूला मिल गए। ये ऊपर वाला मैं इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ऐसे, फिर बताता हूँ। ठीक हो गया। अब देखो हमें कितने सारे आपस में कॉम्बिनेशन मिल गए। अभी अभी शुरू में जो हमने निकाला था वो था R1 अपॉन R2 इक्वल अंडर रूट D2 अपॉन D1, और फिर हमने निकाला था इक्वल अंडर रूट M2, ये मॉलिक्यूलर वेट में था M1, और अभी हमने क्या निकाला, अंडर रूट नहीं है, T2 T1, T2 अपॉन T1। तो ये हमें इतना लंबा रिलेशनशिप मिल गया। ठीक है, अगर मान लो कि यह जो टाइम है यह सेम होता, वॉल्यूम अलग अलग होते, तब क्या होता, इफ टाइम इज डिफरेंट फॉर द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, for the diffusion of two gases, and if time is different for the diffusion of two gases, ठीक है ना, टाइम डिफरेंट नहीं, टाइम सेम कर देते हैं। इफ टाइम इज सेम, टाइम सेम करेंगे, इफ टाइम इज सेम फॉर द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस एंड वॉल्यूम इज डिफरेंट,
वॉल्यूम इज डिफरेंट। तब देखिए क्या होता है, यहाँ पे समय अब सेम कर देते हैं और वॉल्यूम अलग अलग कर देते हैं, यानी कि हमें मिल जाएगा R1 इक्वल, वॉल्यूम अलग है V1 बाई, मान लो टाइम क्या लग रहा है, T लग रहा है। ऐसे मान लो R2 इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, समय मान लो T लग रहा है। देखो दोनों में रेट ऑफ डिफ्यूजन में समय सेम लग रहा है, गैस अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है। अगर इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो R1 बाई R2 इक्वल मिल जाएगा V1 अपॉन T अपॉन ये मिल जाएगा V2 अपॉन T। तो T से T कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया R1 बाई R2 इक्वल V1 बाई V2, हमें ये मिल गया। ठीक है, R1 बाई R2 इक्वल V1 बाई V2। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें क्या दे रहा है कि सेम टाइम पर दो अलग अलग गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है और उनके वॉल्यूम अलग अलग हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना हो, तो आप इस वाले फार्मूला का यूज कर सकते हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ देखा R1 बाई R2 इक्वल V1 बाई V2। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यदि दिया हो क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, तो उसके लिए क्या रिलेशनशिप होगा, देख लो। इफ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टेकन टाइम, यानी कि देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो R है, ठीक है ना, वह नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टेकन टाइम के रेशियो में है। तो ऐसे अगर इस अगर नंबर ऑफ मोल्स और टाइम के लिए निकालना हो तो सेम रेशियो ही निकालोगे। मान लो कोई गैस है, ठीक है ना, तो दो अलग अलग गैस हैं, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल, नंबर ऑफ मोल अभी सेम मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम मानते हैं, समय मान लेते हैं इसके लिए लग रहा है T1। ठीक है, अगर मान लेते हैं दो गैस दूसरा है तो RT इक्वल नंबर ऑफ मोल्स वही रहने देंगे, इसमें मान लेते हैं T2। रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल N बाई T1 अपॉन N बाई T2। N से N कैंसिल हो जाएगा, तब आपको मिल जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल T1 बाई T2। देखो यह जो रिलेशनशिप है, अभी हमने ऐसा कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो एक सेकंड, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो यह वाला जो रिलेशनशिप है, ये वाला रिलेशनशिप आपस में क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल्स देता है और वॉल्यूम का कहता है और टाइम अलग अलग कहता है, तो दोनों के लिए सेमी फार्मूले से हमारा काम चल जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल T2 बाई T1। हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान रहे, अगर नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं तो ऐसे फार्मूला हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा R1 बाई R2 इक्वल सेम यही V1 की जगह पे आप रख दो N1 और V2 की जगह पे क्या रख दो N2, ऐसे हो जाएगा N1 अपॉन N2। R1 बाई R2 इक्वल क्या हो जाएगा N1 अपॉन N2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ याद रहे, अगर टाइम भी अलग अलग होता है और नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होते हैं, तब क्या होगा। अब देखिए, टाइम भी अलग अलग, नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग, तो यानी कि हमें मिल जाएगा कुछ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, R1 इक्वल हमें मिल जाएगा N1 अपॉन T1, R2 इक्वल मिल जाएगा N2 अपॉन T2। तब यहाँ पे अगर आप R1 बाई R2 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा N1 अपॉन T1, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इस बार, N1 अपॉन T1 इक्वल N2 अपॉन T2। तो T2 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सो हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल N1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू N2, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होते हैं, टाइम भी अलग अलग होता है, तो हमें ये रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ठीक है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इतने सारे फार्मूले हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। अब बच गया इफ्यूजन। तो इफ्यूजन बता दे रहा हूँ, इफ्यूजन क्या होता है। जैसे देखिए, अभी हमने डिफ्यूजन में ये देखा था कि दो गैस आपस में इंटरमिक्स होते हैं। डिफ्यूजन में देखा था कि दो गैस जो हैं आपस में इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन इफ्यूजन में ठीक इसके उल्टा होता है। मान लीजिए कोई आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस फिल किया गया है, तो इस कंटेनर के अंदर यदि आप पतला सा होल कर देते हो और इस कंटेनर के अंदर दो गैस हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो सबसे पहले इस कंटेनर से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। इसे ही बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक पतले होल से
कोई हल्की गैस आसानी से पहले बाहर निकलती है किसी हैवी गैस की अपेक्षा। मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर दो गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भारी होता है, हाइड्रोजन हल्का होता है। अगर आप इस गुब्बारे में या फिर कंटेनर में पतला सा होल करोगे तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। इसी को बोलते हैं इफ्यूजन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी को ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर यह वीडियो समझ में आया होगा। आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो, जो चीज़ें आपको न समझ में आई हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि उसको मैं और बेहतर कर सकूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।